नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी पर पड़ा, तो वो हमारे श्रमिक वर्ग, हमारे मज़दूरों पर पड़ा। लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद हज़ारों लाखों की तादाद में मज़दूर अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े। ना उनके पास आने-जाने के लिए कोई साधन था, ना ही रास्ते में कुछ खाने-पीने के लिए पैसे या कोई भी सामान उपलब्ध था। उसी में वो पैदल हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए अपने-अपने घरों तक पहुँचे। ये कहानियाँ हम सब कोई जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम लोग इस सच्चाई से इनकार करते हैं कि हमारी सरकार और हमारे समाज ने मिलकर मज़दूरों की मदद नहीं की, जो हमें करनी चाहिए थी। इसके बाद जब संसद में, लोकसभा में मज़दूरों के मुद्दों पर सवाल उठाया गया, तो सरकार ने साफ तौर पे से ये बयान दे दिया कि उनके पास मज़दूरों की मौत का कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है। जबकि ऐसे कई स्वतंत्र पत्रकार और संगठन हैं जिन्होंने लगातार उस दौरान काम किया और मज़दूरों की मौतों को और मज़दूरों की मजबूरियों को काफ़ी करीब से देखा है। आज हम लोगों के साथ एक ऐसे ही स्वतंत्र पत्रकार नासिरुद्दीन हैं, जो लखनऊ से हैं और इन्होंने जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब लगातार मज़दूरों के बीच में काम किया और मज़दूरों की मजबूरियों को काफ़ी करीब से देखा और महसूस किया है। स्वागत है आपका नासिरुद्दीन जी डेमोक्रेटिक चरखा में। जी, नमस्कार। जी। डेमोक्रेटिक चरखा का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। नासिरुद्दीन जी, मैं पहली चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपने एक तस्वीर अपने बैकग्राउंड में लगाई हुई है, जिसमें प्रवासी मज़दूर पैदल चलते हुए जा रहे हैं। ये तस्वीर कहाँ की है और इस तस्वीर से आपकी कौन-सी याद जुड़ी हुई है, अगर आप साझा करना चाहें? ये तस्वीर लखनऊ के पास एक हाईवे है, लखनऊ शहर से निकलता हुआ एक हाईवे है, वहाँ की है। ये छत्तीसगढ़ के मज़दूर हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में जो बिल्डिंग बनाने का काम है, जो अपार्टमेंट्स बड़े-बड़े बन रहे हैं, वो इन्हीं छत्तीसगढ़ के मज़दूरों के भरोसे बन रहे हैं। इन्हीं की मेहनत के बल पर पूरे लखनऊ में जो बड़े भवन हैं, बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वो खड़े होते हैं। अभी ये लॉकडाउन का बहुत शुरुआती दौर था, जब जहाँ ये काम कर रहे थे, वहाँ काम कराने वाले जो इनके ठेकेदार, जहाँ जिस बिल्डिंग को ये बना रहे थे, वहाँ के जो ऑनर थे, उन लोगों ने इन लोगों को कहा कि अब आप जाइए, अब हम आपको ये नहीं रख सकते हैं। इनके पास खाने-पीने को भी बहुत नहीं था, मज़दूरी इनकी पूरी नहीं मिली थी और ये लोग छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए अपना सामान लादे हुए। इनमें बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे, महिलाएँ थीं, नौजवान थे, कुछ उम्र-दराज़ भी थे और हमें ये रास्ते में मिले। हमने इनकी बात सुनी, इनको काफ़ी समझाया कि भाई यहाँ से छत्तीसगढ़ काफ़ी दूर है, आप इतनी दूर पैदल कैसे जाएँगे? उस समय कहीं कोई सवारी नहीं चल रही थी, कहीं कोई जाने-आने का साधन नहीं था। का लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी कि रहने की जगह और खाने को। तो हम लोगों ने ये वादा किया कि हम आपके लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे और आप यहाँ से ना जाएँ। और इसी बीच फिर हम लोगों ने, जो हमारे पत्रकार साथी थे, हम लोगों ने पुलिस की वैन जा रही थी, इन लोगों ने कहा कि हमको रुकने की जगह चाहिए, तो देखते हैं आगे हमारे कुछ साथी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ जाते हैं। तब तक जब पुलिस वालों को खबर मिली, तो इन्होंने इनसे बात की और फिर जहाँ ये काम कर रहे थे, वहीं इनको रुकवाने का इंतज़ाम हुआ। हम लोगों ने ये इतनी गारंटी की कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान इनके पास खाने की, अनाज की कमी ना हो, तो हम इनकी फ़िक्र करते रहे और दिलचस्प ये है कि इनमें से जो इन लोगों का एक साथी था, वो आज भी हमारे संपर्क में है। वो लोग छत्तीसगढ़ पहुँच गए हैं, ट्रेन जब विशेष ट्रेन चली, श्रमिक ट्रेन, तो उस ट्रेन से भिजवाने में भी हम लोगों ने काफ़ी इनकी मदद की। ये लोग अपने घर पहुँच गए हैं और अभी वहीं हैं। बीच-बीच में हमारी इनसे बात होती है, हाल-चाल होता है, तो एक अच्छा सड़क से शुरू हुआ संबंध एक दोस्ताना संबंध में बदल गया है। श्रमिकों ने जब पैदल अपने सफ़र की शुरुआत की, तो उस दौरान काफ़ी श्रमिकों की मौत भी हुई।
चाहे वो औरंगाबाद में ट्रेन हादसा हो या फिर बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला की मौत हो, ऐसे कई घटनाएं हुई, लेकिन सरकार इन सारी घटनाओं के बारे में ये कह रही है कि उनके पास आंकड़े नहीं है। तो क्या सरकार पूरे तरीके से डिनायल मोड में चली गई है, ये मानने से इनकार कर रही है कि श्रमिकों की मौत ही नहीं हुई, या वो इस डर से नहीं मान रही है, मौतों का आंकड़ा नहीं दे रही है कि उसे मुआवजा या फिर दूसरी सहूलतें ना देनी पड़े? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छिपा हुआ है, जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया या जो बात कही। सवाल सबसे अहम यह है कि मानने न मानने से, आंकड़ों की शक्ल में कोई चीज़ होने न होने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मौतें हुई हैं और मौतों को हम लोगों ने अपने आँख के सामने देखा है। सरकारी फाइलों में वो दर्ज हैं, नहीं दर्ज हैं, इससे उनके होने न होने वो जिंदगियां बदल नहीं जाती हैं, वो सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कि पहले हमारे पास सरकारी तौर पर आंकड़े मौजूद होते थे कि किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की। पिछले कुछ सालों से वो आंकड़े अब नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। भूख से होने वाली मौतों के बारे में अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और अक्सर आंकड़े ये कहे जाते हैं कि भूख से मौत नहीं हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि भूख से झारखंड में, बुंदेलखंड में या दूसरी जगहों पर भूख से मौतें हो रही हैं, बिहार में हो रही हैं। तो ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी, उसके सरकार के पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं, इससे यह सच्चाई बदल नहीं जाएगी कि श्रमिक या मेहनतकश की मौत हुई थी। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा, अगर आप एक इजाज़त दें तो। बिल्कुल, फरीद खान की बिल्कुल। कविता है, बम्बई में रहते हैं ये। लावारिस की मौत। जो मर गया सड़क पर चलते चलते, विश्व के मानचित्र पर वह पहले भी लावारिस था। मौत उसकी स्थिति को बदल नहीं पाई। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसे बताया गया था कि भारत माता कोई और नहीं, तुम हो। यही सोचकर तो उसने अपने कंधों पर पूरा शहर उठा रखा होता, अपने बीवी बच्चों को भी उसमें लगा रखा था, अपने गांव जवार को बुला रखा था। उसके ही पैरों पर शहर चलता था, उसके ही कंधों पर जहाज उड़ते थे। उसी शहर में जायदाद लिखवाने के बाद निकाल दिए गए बूढ़ों की तरह उसको भी कह दिया, जाओ, तुमसे संक्रमण फैलता है। उसके मुंह के शब्द सूख गए, उसकी अभिव्यक्ति को काट मार गया। उसने अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा, यह सोचकर वह कट गया। तो जो लोग अभी तक हमारी जिंदगी से गायब थे, जिनके भरोसे हमारी जिंदगियां चल रही थी लेकिन वो गायब थे, हम उनको देखना नहीं चाह रहे थे, अब जब वो सड़क पर निकले, उनकी मौत हुई, तो अब भी हम उनकी मौजूदगी से को इनकार कर रहे हैं। ये कविता उसी को थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करती है। जी, आपने जो ये बात कही कि वो हमेशा से हमारे बीच मौजूद थे, लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं पा रहे थे और अब उनकी मौतों से भी इनकार कर रहे हैं। आपने मजदूरों के बीच में काफी ज्यादा काम किया इस लॉकडाउन के दौरान, और आपके संबंध में कई ऐसे साथी भी रहे हैं जिन्होंने मौतों के आंकड़ों को इकट्ठा किया है। लेकिन क्या सरकार के लिए इतना मुश्किल है उन आंकड़ों को इकट्ठा कर पाना या उनके हवाले से वो आंकड़े ले पाना जो आपके साथियों ने इकट्ठा किया है? क्या आप उन आंकड़ों के बारे में बता सकते हैं कि वो आंकड़े क्या हैं? देखिए, सरकार के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सरकार के पास जो साधन संसाधन और जो व्यवस्था इंतज़ाम है, तो इंतज़ामिया जो सरकार के पास है वो किसी भी एक व्यक्ति, एक संगठन, एक स्वयंसेवी संगठन या जन संगठन के पास संभव नहीं है उस स्ट्रक्चर को। इसलिए सरकार के पास कुछ भी नामुमकिन जैसे शब्द सरकार के पास है नहीं। जो हमारे कुछ असल में हमारी स्मृतियां भी बहुत कमज़ोर हैं। जो भारतीय मानस है वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से भूलता है, ये कह के कि ऐसी ऐसी चीज़ों को याद रख कर क्या होगा, हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आजकल के वक्त में एक बड़ा ये पॉजिटिव थिंकिंग, बड़ा पॉजिटिव सोचिए। सवाल ये है कि कुछ चीज़ें तो हमने अपने आँख के सामने होते और घटित होते हुए देखी। औरंगाबाद से 40 किलोमीटर दूर कुछ मजदूर निकलते हैं अपने घर जाने के लिए, मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर।
वो जाने के लिए निकलते हैं, थक के वो चूर रहे होते हैं, उनको लगता है ट्रेनें चल नहीं रही हैं तो हम पटरी पे ही थोड़ा आराम कर लें। पटरी पे पटरा होता है तो थोड़ा उनको, और वो पटरी पकड़ कर इसलिए आ रहे थे क्योंकि सड़क पर पुलिस उनको रोक रही थी, पुलिस मार रही थी जाने से। तो पटरी जा रहे थे कि इसी से हम अपने घर पहुंच जाएंगे, या रास्ते में कहीं स्टेशन पे कोई ट्रेन मिलेगी तो चले जाएंगे। वो थक कर लेटते हैं, इतनी थकान है कि वो सो जाते हैं, और जब कोई मालगाड़ी आती होती है तो उसकी आवाज भी उनको सुनाई नहीं देती है, और वो मालगाड़ी उन पर से गुजर जाती है। 16 मजदूर मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस पर दुख जताया, उनको मुआवजा दिया। तो ये 16 लोग तो कम से कम उनकी जानकारी में थे। मुजफ्फरपुर में हमने देखा कि एक महिला का शव पड़ा है, उसका एक छोटा सा मासूम बच्चा है जो उसको बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता कि अब उसकी माँ उसकी जिंदगी में नहीं है। हम सब ने उसको देखा। एक बच्चा, जो वो दौर रमजान का था और ईद आने वाली थी, बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों को लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर के पास की ये घटना है। एक बच्चा 4 साढ़े 4 का बच्चा, माँ सवई खाएंगे छवई खाएंगे कहते हुए मर गया। जब वो स्टेशन पर उतरा तो उसकी मौत हो चुकी थी। ये हमने देखा। जमालो मकदम नाम की एक 12 साल की लड़की, जो कि तेलंगाना में मिर्च के खेती में काम करती थी अपने परिवारजनों के साथ, वो छत्तीसगढ़ के अपने घर के लिए निकली। 150 किलोमीटर वो 12 साल की लड़की गर्मी में तपती तपिश में पैदल चली, और भूख प्यास गर्मी की शिद्दत से उसकी मौत हो गई। इस घटना की भी काफी चर्चा हुई। चंपारण के कुछ लोग दिल्ली से चलते हैं साइकिल से। जब लॉकडाउन हुआ, सरकारें कह रही हैं कि हमने बहुत इंतजाम किया, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, काम उनके बंद हो गए, बाहर वो निकलते थे तो उनको डंडे पड़ते थे। ये लोग रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं। ये हमारे आपकी तरह जिनके यहाँ महीने भर का सामान नहीं आता राशन का, और महीने भर का साधन नहीं होता है, तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया जीना वहां। तो इन्होंने फिर साइकिल ली, और साइकिल से ही चंपारण, दिल्ली से पटना की दूरी ट्रेन के मुताबिक 1000 किलोमीटर है। चंपारण थोड़ा सा और होगा, कम से कम आप 1000-1200 किलोमीटर आप मान सकते हैं। 1200 किलोमीटर कुछ लोग पैदल साइकिल से निकल जाते हैं। आधी दूरी वो तय 3 दिन में तय करते हैं। थक के चूर थे, थोड़ा पानी पिए, फिर नाश्ता किया, और फिर वहां से चलने लगे। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और धक्का मारते हुए चली जाती है। 4 घंटे तक वो शख्स अस्पताल में रहता है। पुलिस बहुत तुरंत आती है, पुलिस ने तुरंत उस मौके पे पहुंचती है, पुलिस अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल में वो आदमी 4 घंटे तक जद्दोजहद करते रहता है, और अंत में उसकी मौत हो जाती है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान पत्नी है। इस पर ये बिहार सरकार की जानकारी में है, ये मौत, सगीर की मौत। छत्तीसगढ़ के एक मजदूर कृष्णा साहू और उनकी पत्नी यहाँ काम करते थे, अपार्टमेंट और बिल्डिंग बनाने के मजदूरी में लगे थे। काम बंद था, बहुत परेशान हाल थे, और मुश्किल हो रहा था उनके लिए जीवन जीना। अंत में उन्होंने ये सोचा, चूंकि ट्रेनों का कुछ पता नहीं चल रहा था कि ट्रेनें कब चलेंगे, कुछ भी ऐलान नहीं हो रहा था, तो सिर्फ ये होता था कि आप फला नंबर पे आप डायल कीजिए, आप अपनी बात लिखा दीजिए, फिर आपको बताएंगे, लेकिन कोई बताने वाला उन तक नहीं था। तो कृष्णा साहू, उनकी पत्नी प्रमिला, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, 3 साल की बेटी और 1.5 साल के बेटे के साथ साइकिल से ही निकले, और निकलने के चंद माने मुश्किल से आधा घंटा हो सकता हुआ हो या 1 घंटा हुआ हो, अभी वो लखनऊ की सीमा पार उन्होंने नहीं की थी। तेज रफ्तार एक गाड़ी आई और वो दोनों दुर्घटना में मारे गए। ये रिकॉर्डेड है घटना। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी, जब श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली, और जब इस तरह की मौतें श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में आने लगी कि कोई भूख से प्यास से मौत हो रही है, और उसको ये कहा जाने लगा, जैसे मुजफ्फरपुर वाली घटना को ये कहा जाने लगा कि वो महिला तो बीमार थी इसलिए मर गई। तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, जो कि रेलवे के सूत्रों के हवाले से खबर थी, कि रेलवे श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में 9 मई से 27 मई के बीच करीब 80 लोगों की मौत हुई। तो ये तो रिकॉर्डेड था।
बीबीसी के एक संवाददाता ने उस दौरान ऐसे मौतों का रिकॉर्ड किया। हमारे एक मित्र हैं और एक वेबसाइट चलाते हैं बियॉन्ड हेडलाइंस, अफरोज आलम बिहार के हैं। उन्होंने शुरुआती ही दौर में, अभी मार्च में ही जब लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के शुरुआती दौर में एक हफ्ते के आंकड़े के आधार पर यह बताया था कि 50 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है लॉकडाउन के अलग अलग कारणों की वजह से। एक वेबसाइट है जो कि यंग स्कॉलर, रिसर्चर, इन सारे लोगों ने तैयार किया कि जो गैर कोरोना वायरस से होने वाली मौतें, तेजस जीएन, इसमें अमन, कनिका, कृष्णा, तेजस जीएन, ये सारे लोग इसमें शामिल थे और इन लोगों ने अपने संसाधन से ये चीजें तैयार की। इनके पास 4 जुलाई तक का इन्होंने डेटाबेस तैयार किया, अलग अलग खबरों से, अलग अलग चीजों से जानकारी के मुताबिक, और इनके मुताबिक 901 मौतों को जो गैर कोविड कारणों से हुई उनके पास रिकॉर्ड है। ऐसे 971 मौतें हुई जिनके बाकी चीजों को उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए। इसमें भूखमरी के कारण होने वाली मौतें हैं, समय पर इलाज न मिलने के कारण होने वाली मौतें हैं, सड़क दुर्घटना की मौतें हैं। तो इस तरह की ढेर सारी मौतों को इन्होंने रिकॉर्ड किया और इनके पास 901 मौतों का रिकॉर्ड है, 906 मौतों का, सॉरी माफ कीजिएगा, 901 नहीं 906। तो आप सरकार के पास भले ये आंकड़े ना हो, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में ना आंकड़े थे, सरकार चाहती तो इनको वेरीफाई करके पुष्ट कर सकती थी। इसी तरह से आप और भी आंकड़े देखें आप। एक घटना आपको याद होगी जिसमें कि औरैया, उत्तर प्रदेश के औरैया में एक गाड़ी पलट जाती है। एक गाड़ी खड़ी हुई थी और पीछे से एक बड़ी गाड़ी आती है और उसको टक्कर मारती है। उस पर ढेरों मजदूर सवार थे, ठूस के बल्कि भरे हुए थे कहना चाहिए। उसमें 25 मजदूर सड़क हादसे में मारे गए। उसमें ज्यादातर बिहार के मजदूर थे, कुछ बंगाल के थे और कुछ झारखंड के थे। ये मौतें तो सरकार की निगाह में थी। क्वारंटाइन, छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर में 10 दिन में ढेर सारी मौतें हुई थी। हमारे पत्रकार साथियों ने उसको रिकॉर्ड किया। क्वारंटाइन सेंटर में होने वाली मौतें तो रिकॉर्ड। तो सवाल ये कि हो मुमकिन है कि एक एक मौत रिकॉर्ड ना हो, लेकिन ढेर सारी मौतें रिकॉर्ड में थी, ढेर सारी मौतें हमारी जानकारी में थी। लेकिन न तो हम हमारी स्मृतियां कि हम ऐसी चीजों को बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। अगर ये मुद्दा ना आया होता, सरकार ये संसद में ये जवाब ना देती, तो शायद हम ये चर्चा भी ना कर रहे होते। आपने ये जो कहा कि सरकार के पास कोई भी ऐसा नामुमकिन शब्द उसके लिए नहीं है, उसके पास तंत्र भी है, सारी चीजें हैं कि वो वेरीफाई भी कर सकती थी। लेकिन सरकार जब पूरे तरीके से इन मौतों से पल्ला झाड़ रही है या डेटाबेस नहीं तैयार करना चाह रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या वो मजदूरों से ही पल्ला झाड़ रही है, उनके अस्तित्व से ही, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है सरकार की? देखिए, इसमें बात बहुत साफ है कि इन मौतों का रिकॉर्ड होने का मतलब इस बात को मानना कि जो लॉकडाउन हुए और लॉकडाउन की वजह से जो हालात पैदा हुए, वो हालात श्रमिकों को ये यकीन दिलाने में नाकाम रहे कि वो जहां हैं वहां उनकी हिफाजत है। तो ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। इन मौतों को मानने का मतलब ये है कि जमालो मकदम के बारे में ये मानना कि वो 150 किलोमीटर भूख, प्यास और तपिश में पैदल चली, इस बात को मानना कि श्रमिक ट्रेनों में जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहे थे, लोग खाना नहीं खा रहे थे, लोग 24 घंटे बिना पानी बिना खाना के चल रहे थे। तो ये मानना भी इसके साथ साथ है। तो मेरा मानना है कि इन्हीं वजहों से सरकार के लिए मानना कठिन हो रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये जिंदगियां थी जो अब नहीं है, ये कोई हवा में चीज नहीं थी। तो आप माने या ना माने, ये एक सच्चाई है। तो इस सच्चाई से आप सरकार की फाइलों में या आंकड़ों में वो चीजें माने भले इस रूप में न दर्ज हों, लेकिन ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक मेहनतकशों और श्रमिकों के लिए के प्रति नजरिए का सवाल है, तो वो नजरिया इन चीजों से साफ जाहिर होता है।
आपने बातचीत के दौरान ये कहा कि गैर कोविड से हुई मौतों का आंकड़ा कुछ स्कॉलर रिसर्चर्स ने मिलकर तैयार किया। उसमें आपने भुखमरी की भी बात की कि भूख से भी लोगों की लॉकडाउन के दौरान मौतें हुई हैं। क्या आप ऐसी कोई घटना बता सकते हैं जिसमें आपकी स्मृति में हो भुखमरी से मौतों का? क्योंकि सरकार ये बात बार-बार कह रही है कि सभी को राशन कार्ड दिया गया, राशन पूरे तरीके से मुहैया हुआ, अकाउंट में पैसे दिए गए, भुखमरी से कोई भी मौत नहीं हुई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी ये बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुई है और यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। ये 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 एक चीज़ जान लीजिए कि ये साबित कर पाना निहायत ही कठिन काम है। अगर मेडिकल साइंस, इसीलिए हमने नाम लिया आपको कि जब भी कोई भूख से मौत होती है तो उसको ये कह दिया जाता है कि उसका हार्ट फेल हो गया था। उसको मेडिकल साइंस के कोई टर्म्स है, उसको साबित किया जाता है कि वो भूख से मौत नहीं हुई थी। इस पे नाटक भी है, इस पे व्यंग भी है ना। तो या जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड की एक बहुत मशहूर घटना हुई थी पिछले 2 साल पहले, तो उसमें भी यही कहने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि एक व्यक्ति अगर सड़क पर चलते चलते मर गया तो वो कैसे मरा होगा? आप कहिए उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन सवाल यह है कि उस हार्ट अटैक की वजह क्या थी? उसको लू लगी होगी, उसको गर्मी हुई होगी, उसको पानी नहीं मिला होगा, उसको खाने नहीं मिले होंगे, या जमालो मकदम की मौत कैसे हुई? जमालो मकदम के बारे में पता करना चाहिए था। या जो वो महिला मरी ट्रेन पर मुजफ्फरपुर की, या वो जो 4 साल का बच्चा मरा इरशाद, ठीक है, वो वो कैसे मरा? उसके परिजनों का कहना है कि हमारे पास खाने को नहीं था कुछ भी, वो ईद मनाने बेतिया जा रहे थे। तो इसलिए ये कहना, ये मानना, माने हम ये, आप आसानी से उस वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे इसको देखा है, इस चीज को। नॉन कोविड से कहने का मतलब ये है कि जैसे थकावट से मौत हो गई, एक आदमी ठीक अपने घर के पास पहुंचा, 1000-1200 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, अपने घर के पास पहुंचता और ठीक घर के पास पहुंचकर उसकी मौत हो जाती है। उस उम्मीद में कि मैं अपने घर पहुंचूंगा, वो चलता है और जब घर पहुंचता है उसको लगता है कि अब तो मंजिल मिल गई, उसका दम टूट जाता है। तो अभी भी जैसे अब कोविड से जो मौतें हो रही हैं, उन मौत में कोई कहता है कि बीपी की वजह से मौत हो गई, कोई कहता है शुगर की वजह से मौत हो गई, कोई कहता है लीवर फेल कर गया। वायरस का संक्रमण था या नहीं था? तो इसलिए लोग पैदल क्यों चले? अभी एक नई चीज उसमें जुड़ रही है। आप कहें, आप चाहें तो आप उससे भी इनकार करें कि जब लोग घर पहुंचे, बड़े पैमाने पर श्रमिक घर पहुंचे, और अब जब कोरोना वायरस और उसकी वजह से लॉकडाउन और लॉकडाउन खुलने के बाद इस दौरान जो तबाही हुई, यानी आर्थिक रूप से जो तबाही हुई, लोगों के काम छूट गए, नौकरियां चली गईं, और घर इस उम्मीद में लौटे कि शायद कोई सहारा मिलेगा, लेकिन वो सहारा जब नहीं मिला तो अब लोग जान भी दे रहे हैं, अपनी जान खुद ले ले रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, आत्महत्या की, अपनी जान लेने की खबरें भी अब आ रही हैं। तो हम उन जानों को ये भी कह सकते हैं कि कर्ज की वजह से हाथ ले लिया, निराशा की वजह से वो जान चली गई। लेकिन वो निराशा किस वजह से? वो निराशा की वजह ये थी कि उसकी नौकरी चली गई है, उस पर जो घर की जिम्मेदारी होगा, उसको लग रहा है कि मैं अब जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा। उसने कर्ज लिया होगा, उसको लग रहा है कि मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। तो ये एक वजह है। एक इसमें शराब ना मिल, बहुत सारे लोगों के शराब की लत होती है, और जो शराब की लत जो लती होते हैं, जिनको आदत पड़ जाती है शराब की, हम जानते हैं कि डी एडिक्शन सेंटर इसीलिए होते हैं, यानी शराब छुड़ाने की जगह। जिनको शराब छोड़ना होता है, उनको उस दौर में शराब नहीं मिली। शराब नहीं मिली तो उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर नहीं था, उनके लिए वो घर था, उनके लिए वो बाजार था। उसकी वजह से भी कई मौतें हुई। तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं का मैंने आपको ढेर सारा एग्जाम्पल, आप उदाहरण देख सकते हैं। बिहार में सड़क दुर्घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई। एक
छोटी सी गाड़ी में जिसमें कि सामान लगता है, उसमें अगर 25 या 50 लोग चले आ रहे हैं, कहां से? बंबई से। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लग रहा था जैसे पूरा घर है बसा हुआ। उनको किसी को जाना है चंपारण, किसी को जाना है सीतापुर, किसी को कहीं जाना है, रास्ते में गाड़ी पलट गई, एक साथ 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग मर गए। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो कि अखबारों में दर्ज हैं, जो कि पत्रकारों ने दर्ज की, जो सरकारों के फाइलों में, चूंकि ऐसी घटनाएं जब सड़क दुर्घटना होती है तो पोस्टमार्टम भी होता है, तो अस्पतालों में भी दर्ज होंगी कि उस दौरान किस किस तरह की मौत हुई थी। बिल्कुल। और अभी आपने जो आत्महत्या की पूरी बात बताई, उसमें दर्शकों से एक बात साझा करना चाहूंगा कि यूपी का एक जिला है बांदा, वहां पर भी मजदूरों ने लगातार आत्महत्याएं की हैं। 30 से ऊपर आत्महत्याएं सिर्फ बांदा जिले में हो चुकी हैं। अभी मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक उसी दिन पटना में एक ऑटो चालक ने लॉकडाउन में गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। कल जब हमारे संवाददाता वहां गए तो पता चला कि अब उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। नासिरुद्दीन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सारी चीजें तो एक तय है कि मौतें हुई, भले सरकार माने या ना माने, लेकिन अब ऐसे कौन से कदम सरकारी या सामाजिक तौर पे उठाए जाने चाहिए तो आगे इस तरह की घटनाएं रुक सकें और हम लोग एक बेटरमेंट की तरफ जा सके मजदूरों के, जो हम लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो सरकारों को जो करना चाहिए, जो जो सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए कि जो बड़े पैमाने पर जो श्रमिक लौटे हैं उनके लिए सरकारों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को क्या क्या कदम उठाना चाहिए। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि इनमें से सिर्फ एक तरह के मजदूर नहीं है, यानी सिर्फ शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर नहीं है। बहुत सारे मजदूर हैं जो हुनरमंद हैं, जिनके पास अपना कौशल है। जैसे एक उदाहरण है कि बहुत सारे लोग जो थे वो होटल में काम करते थे, यानी कि खाना बनाते थे। ये खास तरह का हुनर है और वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग लकड़ी का काम करते थे, बहुत सारे लोग बिजली का काम जानते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाने का, बड़ी छोटी गाड़ियों को चलाने का काम करते हैं, मरम्मत का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। ये सब हुनरमंद वाले काम है। बहुत बहुत सारे, पहली बार मुझे पता चला कि मछली पालने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जाते हैं। मैं आमतौर पे जानता था कि लोग खेती करने के लिए, जैसे गेहूं बोने के लिए या इस कटनी के लिए जाते हैं, लेकिन बजाते पंजाब में मछली मारने के लिए या दूसरे राज्यों में मछली मारने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग जाते हैं। तो ये सब एक खास तरह का काम है, खास तरह का हुनर है। इसलिए ऐसे खास तरह के हुनर के लिए खास तरह के काम की ज़रूरत है। वो काम अगर उनको अपनी जगह पर नहीं मिल रहा है तभी वो बाहर जा रहे हैं। तो क्या हम ऐसे काम अपने राज्यों में करा सकते हैं, उनके लिए मुहैया करा सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जितने दिन का, मार्च से लेकर अगर सितंबर तक का महीना मान लें, तो ये महीना, इतने महीने में सरकार चाहती तो काफ़ी इंतजाम कर सकती थी। सेहत के फ्रंट पे, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के फ्रंट पे, मोर्चे पे, मजदूरों, प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए ये काफ़ी कुछ कदम उठाए जा सकते थे। मुझे लगता है कि जितने कदम उठाए जाने चाहिए थे उतने कदम नाकाफ़ी हैं। जैसे मनरेगा का काम, मनरेगा 100 दिन का काम है। सवाल ये है कि 100 दिन के बाद क्या होगा? परिवार में एक आदमी को अगर काम मिलेगा, या 100 दिन लोग आ गए हैं बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा, तो 100 दिन का काम बहुत, एक राज्य में 100 दिन का काम बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मनरेगा के काम के दिन बढ़ाए जाएं। मनरेगा जैसी योजना शहरी क्षेत्रों में भी लाई जाए। हुनरमंद लोगों के लिए उनके हुनर के मुताबिक कैसे काम हो सकता है, सरकार इसकी व्यवस्था करे। और जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, मुझे लगता है कि सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए। एक दूसरा कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं, गुजरते हैं, तब तक एपीएल बीपीएल का
बाद क्या का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई बंटवारा खत्म करके सबको इतना अनाज मिले जिसमें एक पूरा परिवार खा सके। अनाज में सिर्फ आप चावल गेहूं दे देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ दाल की जरूरत होती है, उसके साथ तेल की जरूरत होती है, उसके साथ कुछ मसाले की भी जरूरत होती है। सरकार अगर सिर्फ सूखा अनाज देगी तो बाकी सवाल ये है कि उसको तेल, हल्दी ये सब कहां से लाएगा वो। तो एक एक जो एक मिनिमम न्यूनतम जो खाने की चीजें हैं जिसके कम से कम हमको खाना एक दाल बनाने में नमक की जरूरत है, हल्दी की जरूरत है, दाल की जरूरत है, इतना तो कम से कम मिले, तब तो वो चावल के साथ उसको खा पाएगा। वरना सिर्फ चावल दे देने से, गेहूं दे देने से काम नहीं होगा। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो लोग जन संगठन है, जो एनजीओ हैं, उनके लिए एक सबसे अहम चीज है वो कि इन श्रमिकों को हताशा के गर्त में न जाने दें। जो मौतें हो रही और आप उनके साथ कैसे खड़े रह सकते हैं, आप उनके लिए कुछ भले ना कर पाए लेकिन उनको मानसिक रूप से कैसे तैयार कर रख सकते हैं कि ताकि वो मानसिक रूप से कमजोर ना पड़े और वो अपनी जिंदगी से हार ना माने। ये काम सरकार को भी करना चाहिए और बड़े पैमाने पर काउंसलिंग सेंटर, बड़े पैमाने पर काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए जहां सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग हो। तभी हम, इसलिए कि ये कोविड से की वजह से हुए लॉकडाउन और उसके असर का जो अब तक असर हो रहा है, ये सिर्फ कोविड के खत्म हो जाने से ये नहीं खत्म होने वाला, इसका लंबा असर होगा। तो इस लंबे और इसका असर अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पड़ा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम बनाएं और बड़े व्यापक दिल के साथ काम करें, इनके बिना ये फिक्र किए हुए कि इसमें कितना संसाधन लग रहा है, क्योंकि सरकार का संसाधन लोगों के लिए ही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नासिरुद्दीन जी, हम लोगों से बातचीत करने का, अपना समय हम लोगों के साथ साझा करने के लिए। और जो भी बातचीत हुई उससे अब हम लोग अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं और अब आखिर में आप लोगों के बीच एक गीत के साथ आप लोगों को छोड़े चलता हूं, जो विनय और चारू ने लिखा है और इसकी प्रस्तुति पटना इप्टा ने दी है। हल चलाकर खेतों को मैंने ही सजाया है रे। इस गाने को सुनिए और इस गाने को समझने की भी कोशिश कीजिए कि दरअसल गाना कहना क्या चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिरुद्दीन जी, हम लोगों से बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। गेहूं चावल मक्के के
लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।